हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वीएलए अंबाला मैम, जो कि को फाउंडर हैं स्टॉक मार्केट टुडे की। मैम, आपका मनी नाइन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सिमरनजीत जी फॉर हैविंग मी हियर टुडे। सबसे पहले मैम जी। आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो आप कैसी हैं, आपसे एक हफ्ते के बाद यहाँ पर मुलाकात हो रही है आज, और दूसरा मार्केट पर आपसे सवाल रहेगा कि मार्केट में तेज़ी देखने को मिली ओवरऑल अक्टूबर अगर देखा जाए, लेकिन पिछले इसी हफ्ते के 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन देखे तो बाजार में गिरावट भी रही है। तो जो दिवाली के बाद जो तेज़ी आई थी, तो क्या अब वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ रही है मैम? पहले तो मैं अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। एंड पूरे वीक में बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट जी में भी हुआ, लेकिन नेट नेट में अगर देखें तो रेंज वहीं पर आकर के अटक गई। जी। और जो थकने वाली बात है या थमने वाली बात है तो वो तो नहीं नजर आ रही है, जस्ट अ कूल ऑफ। क्योंकि मुझे याद है ये स्टेटमेंट पहले भी कही तो मैंने यूज किया है कि एक हफ्ते या एक महीने में इंडेक्स का 5% का मूवमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव होता है। तो ऐसे मूवमेंट के बाद चाहे वो स्टॉक, हर किसी की एक चाल है, इंडेक्स जनरली अमूमन इतना ही मूव करते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो एक हफ्ते में 20-30% का मूव कर जाएं तो वो फिर अपने हिसाब से कूल ऑफ होते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जनरली एक बहुत ही गोल्डन रूल जो होता है, गोल्डन रेशियो, 30-35% के रन के बाद मूवमेंट का 30-35% करेक्टिव मूव, इट्स कंसिडर्ड हेल्दी मूवमेंट, ताकि नए लोगों को एंट्री मिल सके। सो हैविंग सेड दिस, यहाँ पर अब जो ये थोड़ा सा कूल ऑफ आपको मिल रहा है, इसको बाय करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। रही बात ओके। टेक्निकल बेस पर, अगर हम बात करें तो देखिए, सब पहले फंडामेंटली ही बात करते हैं। जी देख, दोस्त दोस्त दुश्मन दुश्मन वाली जो कहानियां होती है ना, दोस्त का दोस्त दोस्ती होता है, लेकिन दुश्मन का दोस्त दुश्मन कंसिडर किया जाता है। तो जितनी ज्यादा नजदीकियां, फंडामेंटली अगर हम बात करें कि जो जियोपॉलिटिकल जो भी बातें होती है वो इकोनॉमिक को फैक्टर प्रभावित करती ही है, सिमरजीत जी आपको तो पता ही जी। है। बट अभी जितनी ज्यादा अमेरिका की यानी यूएस की नजदीकियां हमारे पड़ोस देश जो है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर वो चाइना हो, बिजनेसेस को लेकर के अगर उनकी अच्छी डील्स उनके साथ में हो रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म के लिए हमारे यहाँ पर इम्पैक्ट होते हैं। सो बस उतना ही है ये। दूसरा रीजन है हम जो देख पा रहे हैं वो ये है कि जो हमारी करेंसी है अगेंस्ट द यूएस मार्केट, यूएसडी, बार बार हम लोग अच्छे खासे डिप में अभी भी है। मतलब अगर देखा जाए, वी आर नॉट सो फार फ्रॉम द ऑल टाइम लो। तो ये एक बड़ा सेटबैक है। बट इसका अपोजिट साइड ये है, इसका ऑपोजिट साइड ये बनता है, फ्लिप साइड, कि अगर हमारी करेंसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए सस्ती बन जाती है तो चांसेस हैं, चाहे हम ऑल टाइम हाई के पास में हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने के लिए मिल सकता है, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखने के लिए मिल सकता है, और एफआईआई हो सकते हैं कि हमारी मार्केट में इंटरेस्ट लेने लगे। तो ये एक छोटा सा पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को एडजस्ट करके वो कम कर दे रहा है। ओके, ठीक है मैम, आपने टेक्निकल और फंडामेंटली दोनों बात की। तो यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि आपको टेक्निकल ब्रेकआउट देखने चाहिए और कुछ कहते हैं कि फंडामेंटल्स मजबूत होने चाहिए। तो आपके हिसाब से दोनों में से किस पर ज़्यादा एक फोकस होना चाहिए? मेरे हिसाब से मैं एक स्टेटमेंट अगर देना चाहूँ, अगर वॉल्यूम ठीक ठाक वाली कंपनी है, इंडेक्स तो है ही, तो जो जी प्राइस होता है ना सिमरजीत जी, वो पहले एक्ट करता है। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ हमेशा देती हूँ। अगर जी मेरे घर में कोई फंक्शन है तो मुझे सबसे पहले पता होगा और मैं एक्शन में आ जाती हूँ। जी राइट। हम जी। हलचल बढ़ जाती है जो भी होने वाला है। वही जी चीज है प्राइस की, जब आप चार्ट देखते हो मार्केट में, जो प्राइस है ना, दैट इज योर फैमिली मेंबर, ऑर्गेनाइजर है। प्राइस जो है पहले एक्ट करना शुरू कर देता है, बाकी धीरे धीरे जो है पड़ोसियों को, जिनको भी आपको बुलाना है, उनको पता चलता है। तो जी। प्राइस जो है पहले एक्ट करता है। और उसके बाद में जो भी आप खरीदने के लिए, आज के समय में इतने सारे फिल्टर्स आ गए हैं ना कि जो भी चीज जी बन रही है, मतलब उनमें आपको पता चलने लगता है। तो अगर किसी चीज में हलचल बढ़ी है, आप उसके फिर फंडामेंटल देख लीजिए। और ओके। फंडामेंटल्स अगर ठीक है तो फिर आप उसमें डेफिनेटली, मतलब स्टैंड अलोन एक चीज काम नहीं करती, टेक्निकल राइट। के बेस पे अगर कहीं पर हलचल बढ़ी है तो उसके फंडामेंटल्स देखिए, अगर वो उसको जस्टिफाई करें देन इट्स अ गुड टू गो। ओके, ठीक है मैम, मार्केट जिस तरीके से इस वक्त रिएक्ट कर रहा है, जिस तरीके का मार्केट में एक चलन देखने को मिल रहा है, तो उसमें जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म भी एसआईपी के थ्रू? आप दोनों में से क्या सजेस्ट करेंगे मैम? और देखिए, अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेंट है, हमारे जैसे आपके जैसे, अगर आप हम्म। एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है मार्केट की, तो डेली देखते हैं, उसके साथ साथ टेम्परामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। मेरा टेम्परामेंट इंटरडे वाला नहीं है, आई कैन नॉट बेयर इट।
मैं अच्छी रिसर्च कर सकती हूँ, लेकिन जब मेरे पैसे की बात आती है तो मैं इंट्राडे उसको मैनेज नहीं कर सकती, बिकॉज देयर आर मैनी थिंग दैट आई हैव टू हैंडल। सो हम्म। सबकी पर्सनल चॉइस है, साथ में पर्सनल टेम्परामेंट भी है। अगर आप उस प्रेशर को झेल सकते हैं जो एवरीडे बिजनेस यानी ट्रेडिंग बिजनेस में आता है, देन जी। आप शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। देयर आर मेनी मेनी गुड स्टॉक्स। जैसे मुझे याद है शेयर इंडिया, आप ही के शो पर 2-3 हफ्ते पहले शेयर किया था। शेयर इंडिया 140 के पास में था, 145 की रेंज में, और उसने 210 का हाई बना दिया विद इन 2-3 हफ्ते। तो वो 45% गेन है। ऐसी जी। अपॉर्चुनिटीज आप एनकैश कर पाते हैं शॉर्ट टर्म में ही। अब अगर मैं ये सोचूं, मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगी इसको। अभी अगर मैं ये सोचूं कि मैं शेयर इंडिया को 45% गेन के बाद भी इन और होल्ड करूंगी, तो आपको पता है क्या हुआ है? 210 का हाई बनाने के बाद वो भी 185 पर चल रहा है। व्हाट आई मीन टू से हियर कि अगर आप शॉर्ट टर्म में आ रहे हैं ना, देन यू नीड टू मेक अ बिल्ड अ हैबिट कि आप अपने टारगेट पर एग्जीक्यूशन करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि फिर जो जो पुल बैक्स आते हैं, एडजस्टेड गेन डाउन द लाइन 1 ईयर, वो बहुत ज्यादा नहीं होते। हम्म। सो शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका अगर टेम्परामेंट ठीक ठाक है, आप प्रेशर झेल सकते हैं। सीधी भाषा में इसको घुमा फिरा के शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रेशर झेल सकते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग इज बेटर, लेकिन डिपेंड करता है। और अगर आप रेगुलर मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं है, आपके पास दूसरे बिजनेसेस या जॉब्स हैं, तो आप इन्वेस्टिंग के थ्रू मार्केट में रह सकते हैं, जिसमें कि टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों लगता है स्टॉक सिलेक्शन के लिए। ओके। तो मैम आप जिस हिसाब से मार्केट चल रही है या पिछला एक महीना जैसा रहा है, आपके हिसाब से मार्केट और कितनी इसमें तेजी देखने को मिल सकती है? एक जो रेजिस्टेंस था 26,000 का, वो भी मार्केट अब पार करता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर पार करता है, फिर नीचे आ जाता है। अब यहाँ से कितनी तेजी देख रही है, और उस तेजी के अंदर आपको इस बुल रन को कौन सा शेयर या फिर कौन सा सेक्टर लीड करता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, एक चीज को जितनी बार आप बार बार उसको हैमर करेंगे, जितनी बार आप इसको हिट करेंगे, वो वीक होता है। एंड दैट हैपेंस विद सपोर्ट्स आल्सो एंड रेजिस्टेंस आल्सो। तो जितनी बार हम 26,000 को बार बार टच कर रहे हैं फिर आ रहे हैं, बार बार टच कर रहे हैं फिर आ रहे हैं, सो आप ये समझ के चले कि इस बार का ये जो इम्पल्सिव मूव बनेगा, अपसाइड वाली जो मूवमेंट बनेगी, ये थोड़ी सी लंबी बन सकती है। यानी मैं सिर्फ ये वेट कर रही हूँ कि एक बार नया हाई लग जाए, और ये फिर जो है मतलब कम समय में हमको 7 से 13-14% का गेन निफ्टी इंडेक्स भी दिखा सकता है। तो पॉजिटिव आउटलुक है। सपोर्ट्स पर बाय करने की ही सलाह होगी, सेल करने की नहीं। नाउ कौन से सेक्टर एंड स्टॉक्स? रिलायंस का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक रिलायंस 1525 के ऊपर नहीं जाता, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि निफ्टी में नया हाई बनेगा। तो बाकी सारे सेक्टर्स या कोई कितना भी दम लगा ले, मेजर कंट्रीब्यूशन निफ्टी के लिए जो होगा वो रिलायंस की तरफ से आना चाहिए। दूसरा, अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मुझे पॉजिटिव आउटलुक लगता है अभी भी एनर्जी को लेकर के, मेटल्स को लेकर के, और एक एफएमसीजी एंड आईटी सेक्टर को। ये 4 सेक्टर्स हैं जहां पर होने की चांसेस हैं कि एक क्वार्टर, अगला क्वार्टर ज्यादा ये 4 सेक्टर बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, मतलब निफ्टी को नया हाई बनाने के लिए रिलायंस में भी उतनी ही तेजी की जरूरत है, 1525 का लेवल क्रॉस करने को। जब तक रिलायंस, जैसा कि मैम ने कहा, वीएलए अंबाला मैम ने, कि रिलायंस जब तक 1525 का लेवल क्रॉस नहीं करता, तब तक निफ्टी एक नया हाई, यहाँ पर थोड़ी सी उसको रुकावटें आ सकती हैं। दूसरा, सेक्टर्स की जो मैम ने रेकमेंड किए, एनर्जी सेक्टर, मेटल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ये आगे बुल रन को लीड करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी मार्केट की बात। अब वक्त हो गया है हम अपने दर्शकों के सवाल लें, जो कि हमारे पास लगातार लाइव हमारे पास सवाल आ रहे हैं। लेकिन दर्शकों के सवाल लेने से पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपका सवाल लाइव लें, अपने एक्सपर्ट से सवाल पूछें, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311211874। इसके अलावा आप moneyandquery@tv9.com पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आप एक्स प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट के जरिए भी अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। लेकिन पूरा सवाल अपना लिखकर भेजिएगा, उसमें अपना नाम लिखिएगा, अपनी एज लिखिएगा, शहर का नाम, और हाँ, मोबाइल नंबर अपना लिखना ना भूलें, ताकि लाइव आप हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकें। इसके अलावा अगर आप मनी 9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप
इन तीन में से जो आपकी स्क्रीन पर पैकेज नज़र आ रहे हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी, इन तीनों में से अपने बजट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हैं। और जो जो फैसिलिटीज़ इसके अंदर आपको मिलेंगी प्राइम मेंबर्स होने के नाते, वो आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो चलिए, अब वक्त हो गया है अपने दर्शकों के लाइव सवाल लेने का। हमारे पास लगातार एक के बाद एक सवाल आ रहे हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर हम लेंगे, लक्ष्मीपति इनका नाम है। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास 50 शेयर हैं VSSL के, यानी कि वर्धमान स्पेशल स्टील्स के इनके पास 50 शेयर हैं मैम। 312 रुपये पर इनकी बाइंग है। अब ये चाहते हैं कि मीडियम टर्म व्यू क्या हो, होल्ड करें या फिर एग्जिट कर लें इसमें से। 312 की बाइंग बताया ना इन्होंने? जी जी मैम। ओके, ऊपर के भाव पर हैं, फंसे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अभी लक्ष्मीपति जी, ये एक बार ना 270 पर आ सकता है। सो अगर जैसे आपने मीडियम टर्म की बात की है, तो मेरे ओपिनियन में एक बार एवरेजिंग करना का नजरिया बनता है। कंबाइंडेड स्टॉप लॉस आप करें या नहीं भी करें, तो भी जो इसका एक एक्चुअल स्टॉप लॉस आज की डेट के हिसाब के एनालिसिस से बनता है, दैट कम्स एट 260। 260 का स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर एवरेज्ड। तो मेरे हिसाब से आप एक 270 के आसपास अगर आ जाए तो एवरेज कर लीजिएगा और आप इसको होल्ड कर सकते हैं। थोड़े बहुत कंसोलिडेशन, मतलब आप ये समझे कि आज से और ये कम से कम 4 से 5 हफ्ते, वीक्स, आपको ये 270, 305 इसी रेंज में टहलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद कहीं जाकर के इसमें एक ना ब्रेकआउट का व्यू बनेगा। और जब ये होगा, जब ये ब्रेकआउट होगा, तो आपको डाउन द लाइन 6 मंथ के नजरिए से भी जो इसमें टारगेट बनते हैं, वो 340 ऑनवर्ड्स अप टू 370 तक आराम से आते हैं। तो आप इसको रख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एवरेजिंग भी करनी पड़ेगी और टाइम भी देना पड़ेगा। ओके, तो लक्ष्मीपति जी, जैसा कि VLA अंबाला मैम ने बताया कि आप इसको रख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम इसमें स्पेंड करना होगा। स्टॉप लॉस 260 का एक आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं और 270 पर आप इसमें एवरेजिंग भी कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया मैम, इनका यूट्यूब हैंडल एनालिसिस इनके नाम से है। ये पूछ रहे हैं कि HDFC बैंक के अंदर FII और DII ये अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं और इसका जो कासा रेशियो है वो भी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें इसका जो लोन ग्रोथ है वो भी अच्छी है। तो इसमें टारगेट्स आपसे जानना चाहते हैं मैम कि ये टारगेट इसके क्या रहेंगे, HDFC बैंक के कहाँ तक जा सकता है स्टॉक। देखिए, HDFC बैंक आपको इंडेक्स जैसे ही रिटर्न देगा, तो ये चलेगा फिर रुक जाएगा, चलेगा फिर रुक जाएगा। तो अगर आपका रिस्क एवर्जन बहुत कम है, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी जो एपेटाइट है वो लो है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। इट्स अ सेफ पॉकेट। पहले तो ये इसके बारे में इसका एनालिसिस है स्टॉक वाइज। हालांकि आज ये 990 के पास में है, और आप ये कहाँ तक जा सकता है, इसके साथ साथ कितने समय में जा सकता है, दैट्स द कंप्लीट क्वेश्चन। और मेरे राइट। हिसाब से अगर मैं आज से 3 महीने का नजरिया लेकर के चल रही हूँ, और जिस तरह की फेड के जो रिजल्ट घटे हैं इंडिया में भी घट जाए, और इन्फ्लेशन वाला डेटा ना बढ़े, तो ये दो कंडीशंस अगर मीट होती है, तो आप इसको 1050 और लगभग 1120 तक जाते हुए देख सकते हैं डाउन द लाइन। पूरे साल भर का नजरिया मैंने आपको दे दिया है। तो ये एक व्यू है जो पॉजिटिव है इसके लिए, और टारगेट भी कंपेरेटिवली बड़े हैं। एंड इन टारगेट्स के लिए आपको होल्ड करने के लिए जो स्टॉप लॉस है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड। आपको सिर्फ 940 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस पूरी मूवमेंट को अनकैश किया जा सकता है। ओके, तो HDFC बैंक पर 940 का स्टॉप लॉस और अगले 3 से 4 महीनों में 1020 से 1050 तक के लेवल्स देखने को इसमें मिल सकते हैं। अगला सवाल भी मैम बैंकिंग सेक्टर पर ही है। IDFC फर्स्ट बैंक पर इनका सवाल है। सेजल राउत जी ये पूछ रही हैं कि 71 रुपीज़ पर इनकी बाइंग है और लॉन्ग टर्म व्यू इसमें जानना चाहती हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है सिमरजीत जी, जब हम लोग पिछली बार मिले थे तब भी ये जी स्टॉक डिस्कस हुआ था, जी एंड जी। मैंने वहां पर बाई ही दिया था। अब भाव मुझे यहाँ पर मार्क नहीं है, बस उतना ही याद आया है। इसमें जो व्यू है अभी भी पॉजिटिव है, इसको खरीदा जा सकता है। हालांकि आज की फ्लैट ओपनिंग के बाद भी ये लगभग 4-5% का अपसर्ज में है। बट स्टिल अगर हम इसमें एक नजरिया लेकर के चल रहे हैं, थोड़ा सा स्विंग वाला भी या फिर शॉर्ट टर्म वाला भी, तो भी जो मुझे यहाँ पर टारगेट्स अभी और आते हुए दिखते हैं, 85 इज द वेरी फर्स्ट, जो पहले भी डिस्कस किया था। 85 का भाव आ सकता है इसमें आसानी से, देन इसमें 90 का भी भाव आ सकता है। 90 जैसे ही ट्रिगर्ड हो जाए, 85 पर ट्रेलिंग करके रख लेना है। तो फ्रेश बाइंग करने वालों के लिए स्टॉप लॉस थोड़ा कंपैरेटिवली अब बड़ा हो गया है, बट खरीदने लायक है। कैटेगरी बाइंग वाली ही है इसमें।
स्टॉप लॉस जो अब ओके। यहाँ पर आता है वो 76 का है, बहुत ही लिमिटेड स्टॉप लॉस रखने की कोशिश की है। अगर ये आपको वाइबल लगता है तो इसमें कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो सेजल जी, आईडीएफसी बैंक के अंदर बाइंग की मैम की एडवाइस रहेगी। पहला टारगेट 85 और सेकंड टारगेट 90, स्टॉप लॉस 76। अच्छा मैम, कोई आईडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों में फ्रेश एंट्री करना चाहे तो आप किस में रेकमेंड करेंगी, या फिर बैंकिंग सेक्टर में ही कोई और आपको स्टॉक्स आपकी पसंद के हों? देखिए, पहले तो इन दोनों का कंपैरिजन कर लें। शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न चाहिए और रिस्क ज्यादा है, कंपैरेटिवली एपेटाइट ऑफ रिस्क ज्यादा है, आईडीएफसी को प्रेफर करिए। लेकिन आपका जी। रिस्क कम, एपेटाइट कम है, तो फिर आप एचडीएफसी को प्रेफर करिए। कैपिटल कितना लगा सकते हैं दोनों में बराबर ही लगेगा, मतलब एक एक अगर ऐसे बात करें तो, क्योंकि उसमें कंपैरेटिव परसेंटेज वाइज ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। उसमें एचडीएफसी में परसेंटेज वाइज कंपैरेटिवली कम रिटर्न मिलेंगे, लेकिन जो उसमें रिस्क भी कम है, स्टॉप लॉस भी कम है, इसमें भी स्टॉप लॉस कम है। तो जो वेटेज है, वेटेज बराबर दे सकते हैं, लेकिन परसेंटेज आपको समझना है रिस्क के हिसाब से। हर किसी का जो रिस्क होता है सिमरनजीत जी, अलग अलग जी। होता है। तो कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स सभी के हैं न्यारे न्यारे। तो इसीलिए अपने बिल्कुल। स्टॉक्स को सब आराम से ध्यान से पिक करना है। ओके, तो रिस्क एपेटाइट पर ये डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अगर कोई दोनों बैंकों में, मैम ने कंपैरिजन भी करके यहाँ पर बता दिया कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को आप चूज कर सकते हैं। रिस्क आप कम लेना चाहते हैं तो एचडीएफसी को आप चूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रिटर्न पर भी जैसा कि मैम ने बताया असर पड़ेगा, क्योंकि रिस्क आईडीएफसी में ज़्यादा है, इसलिए आपको वहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं मैम। अगला सवाल हमारे पास सिद्धार्थ नाथ जी का है, ये मनी 9 के मेंबर हैं। ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने चेन्नई पेट्रो इसके शेयर्स लिए थे मैम 1,000 रुपये में। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लें इसमें? 1000 पर लिया है? हाँ अच्छा, जी। पहले तो डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ। चेन्नई पेट्रो मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स पर भी और अपने मेंबर्स को भी, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी 28 अक्टूबर को 825 के भाव पर खरीदी सजेस्ट की थी। 825 जी। से 870, ये है ट्रेड का डेट है 28 अक्टूबर का 1 बजे 1:20 के आसपास। 870, 920 एंड 1000 ये हमारे टारगेट्स हैं, जिसमें से दो टारगेट आज हिट हो चुके हैं। 1000 इज येट टू हिट। मैं ये इसलिए डिस्क्लोजर दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत रिसेंट कॉल है, और जी। इसमें अभी जो फाइनल टारगेट इट इज येट टू हिट। तो जो इसमें व्यू है, अब बात करते हैं कि अब आज आज से क्या। इनका जो 1000 का जो एंट्री प्राइस है, आप अभी वेट कर लीजिए थोड़ा सा और। आप मेरे ख्याल से अब बहुत पुराने फंसे हुए हैं इसमें। मई जून जुलाई इस सीजन में आप फंस गए थे, और अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल लगभग हो गया है। तो इतना ज्यादा आपने वेट किया है, इन माई ओपिनियन हैव सम मोर पेशेंस। मेरी ओपिनियन में जो इसमें टारगेट मैंने देखे हैं वो 1000 के पार के हैं। बट तो आप रख लेंगे तो आपको एक अच्छा एग्जिट मिल जाएगा। इनफैक्ट 1000 जब आपका आ जाए तो इस बार आप थोड़ा थोड़ा सा और होल्ड कर लीजिए, क्योंकि बहुत लाइकली चांसेस है ये 1500, 1050 एंड 1170 इन भाव को भी दिखा सकता है। थोड़ा सा और होल्ड कर लीजिए जब इतना किया मैम, है तो। इसमें इस सवाल में थोड़ी सी करेक्शन मैं करूंगा। एक्चुअली इन्होंने सवाल इनका आप क्लियर हो पाया, ये बोल रहे हैं कि 1,000 शेयर इनके पास हैं इसके चेन्नई पेट्रो के। ये पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट में है इस वक्त, तो क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लें या फिर अभी होल्ड करके रखें? होल्ड करके रख लीजिए, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड, अगर मुझे नहीं पता आपने मेरे कहने से लिया है तो थोड़ा क्रेडिट भी दे दो। बिल्कुल, आप ही के कहने पे लिए वेल, मैम, ये बिल्कुल इसमें मेंशन कर रहे हैं कि आपके कहने पे इन्होंने चेन्नई पेट्रो के ये शेयर लिए थे, अब प्रॉफिट में है, और उसके लिए आपको थैंक यू बोल रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जब कोई ऐसे बताता है। तो अभी पहले मैं उदास हो गई थी थोड़ी सी कि आपने 1000 के भाव से अभी तक होल्ड करे हैं डेढ़ जी। साल जी। से, बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड कि हमारी रिकमेंडेशंस काम आ रही है। सो द व्यू इज, अभी भी आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग मत करो मेरे हिसाब से। इसमें 1000 जो मैंने अभी रिवाइज्ड व्यू दिया है, अगर आप होल्ड कर लेंगे तो इसमें और भी टारगेट्स पॉसिबल है। ट्रेलिंग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज की डेट में अगर आप हमारे कहे हुए बाय प्राइस पर हैं, जो कि लगभग लगभग 825 का था। एक मिनट, आप लगभग 15 से 20% की रेंज के गेन पर होंगे, क्लोज टू। तो आप इसमें ना ट्रेलिंग कर लीजिए 865 पर, 865 पर आप ट्रेलिंग करके बैठ जाइए, जो कि लगभग फर्स्ट टारगेट के पास में है। एंड देन गिव ओके। इट अ लिटिल मोर टाइम, 1 महीने 1.5 महीने का समय दीजिए और इसको मूव करने दीजिए, और पॉसिबल है। ठीक है मैम। अगला सवाल मैम एथर एनर्जी पर है। 711 रुपए की बाइंग है एथर एनर्जी की।
शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाहते हैं मैम इसमें। कितने की बाइंग है, मिस आ, कर दी। 711 रुपये मैम। ओके, 711 आज ही लिया होगा आई थिंक। ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट देना चाहती हूँ जी। सिमरनजीत जी। जब भी कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं, प्लीज आप सभी लोग लेने से पहले उसके एनालिसिस करिए, क्योंकि जब आप एनालिसिस करेंगे ना, देर इज वन थिंग विच इज वेरी डिफाइंड, स्टॉप लॉस। टारगेट बाद में आता है, प्रोबेबिलिटी है। मैंने हर बार जहां मुझे मौका मिलता है बोलती हूँ, देर इज वन थिंग इन कोई भी स्ट्रेटेजी में, टारगेट इज द प्रोबेबिलिटी, एंट्री समथिंग जो कि हो चुकी है, बट स्टॉप लॉस इज डिफाइंड थिंग, वही है जो आपके कंट्रोल में है। तो आप उसको जरूर समझ लें। ये मुझे इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि एथेर में अभी और डाउनसाइड की पॉसिबिलिटीज है। सो अगर आपका, मैं इसमें एक लेवल आपको बता देती हूँ, अगर आप वहां तक कंफर्टेबल नहीं है, इन माय ओपिनियन बुक इट। सो मेरे हिसाब से यहाँ और भी जो स्लाइड पॉसिबल है आराम से, ये आपको 650 तक भी आ जाए तो सरप्राइज मत होइएगा। और अभी ये लगभग 700 के पास में है, तो 650 में मैं बहुत कंजर्वेटिव वे में बोल रही हूँ, जो कि आसानी से आ सकता है। सो इन वन वर्ड या स्टेटमेंट अगर मुझे देना है तो बुक कर लीजिए, कुछ और अच्छा ढूंढ लीजिए। ओके, तो एथर एनर्जी में और डाउनसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 650 रुपये तक के इसमें आपको लेवल देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटजी बनाकर यहाँ पर चल सकते हैं, जैसा कि VLM बारा मैम ने यहाँ पर बताया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मैम। अगला सवाल हमारे पास आया है पार्थ नाथ जी का, ये भी मनी 9 के मेंबर हैं। ये पूछ रहे हैं कि श्रीराम फाइनेंस 733 रुपीज़ पर इनकी बाइंग है, शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाहते हैं मैम आपसे इसमें श्रीराम फाइनेंस पर। जी, 739 इन्होंने बोला है ना। 733 मैम। 733, ओके। जी। देखिए, पहले तो स्टॉक काफी ओवरबॉट है, बट दैट डजंट गिव अ सेंस कि ये यहाँ से रिवर्सल होगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग जोन बनता है, और कंसोलिडेशन रेंज बनती है। अब टू बी स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चन, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में टारगेट की जो हम बात करेंगे, उससे पहले हम ये समझेंगे कि ये कितना नीचे तक स्लाइड हो सकता है। आज ये 738 पर है, एंड आप मान के चलें कि लगभग ये 690 और 700 तक एक बार हो सकता है कि आपको अगले कुछ हफ्तों में ट्रेड होता हुआ दिखे। इट्स अ प्रोबेबिलिटी। अब इसके अगेंस्ट में जो आपके टारगेट है शॉर्ट टर्म मिड टर्म, यानी एक महीने से लेकर के लगभग 6 महीने का अगर नजरिया लेकर के चल रहे हैं, तो आप लगभग इसमें 780 का एक पहला टारगेट एक्सपेक्ट करें, और दूसरा टारगेट आप लगभग यहाँ पर 700 820 का 820 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसका डाउन साइड कंसोलिडेशन पुल बैक जरूर समझ लें कि ये 600 से 90 से 700 के आसपास एक बार आपको ट्रेड होते हुए कुछ समय के लिए दिखेगा। इफ यू आर कंफर्टेबल तो ही होल्ड कर लें, अदरवाइज चाहे तो इस मूवमेंट में या तो थोड़ा ही प्रॉफिट है बुक कर लीजिए, अदरवाइज कुछ सोच के रिस्क लिया है जो इसकी वैल्यूएशन का मैं समझ सकती हूँ कि आपने इसकी वैल्यूएशन को समझा होगा, क्योंकि आज ये सेक्टर के कंपैरेटिवली बराबर के एट पार पर ही है। आपने इसके फाइनेंशियल्स देखे होंगे जो कि प्रॉफिट में है। तो जब ये दो कॉम्बिनेशन मिलते हैं उस समय कई बार जो है, जैसे कि सिमरजीत जी ने पहले ही बोला था कि फंडामेंटली देखें या सिर्फ टेक्निकल देखें, तो जी। यहाँ पर टेक्निकल बताते हैं कि ओवरबॉट है, लेकिन फंडामेंटल्स बताते हैं कि फ्रेश बाइंग आ सकती है, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन में रिस्क लिया जा सकता है ट्रेलिंग के साथ में। ओके, अगला सवाल मैम हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा पर आया है। हर्षित आहलूवालिया जी का सवाल है, ये भी मनी 9 के मेंबर हैं। ये पूछ रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के 250 रुपये पर इनकी बाइंग है और 1-2 महीने का इनका नज़रिया है इसमें मैम, तो इसमें क्या करना चाहिए ओके, इन्हें? आप इसमें ट्रेलिंग कर लीजिए 265 पर और बैठ जाइए, क्योंकि जो मोमेंटम है बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर के PSU पॉकेट से, PSU सेक्टर से, तो वो अच्छा खासा और स्ट्रेच होगा। मतलब मैं इसमें हो सकता नहीं बोल रही, मैं होगा ही बोल रही हूँ। तो आप इसको और होल्ड कर लीजिए। लगभग यहाँ से 290 का एक और भाव है जो आते हुए दिखेगा, विच इज वेरी फ्रेश हाई, ये एक बहुत नया हाई बनेगा इसके लिए। एंड देन आप इसको चाहें तो 270 पर ट्रेल करके और रोक सकते हैं, नहीं तो फिर वहां पर आप फाइनल प्रॉफिट बुकिंग भी चाहे तो कर सकते हैं, बट अभी के लिए होल्ड करिए 265 के भाव पर। एंड PSU बैंक्स की बात आई है सिमरनजीत जी, तो मुझे याद आ गया कि मैंने पिछली बार एक बात बोली थी कि निफ्टी PSU बैंक 8,200 के आर पार आपके पास में जा सकता है, और हम जी। देख रहे हैं कि वो PSU जो है चला गया है वहां तक। और बिल्कुल। आज PSU 8,200 के पार चला गया है, PSU बिल्कुल मैम। निफ्टी PSU बैंक। सो हाँ जी। अचीव हो गया है जो टारगेट डिस्कस किया था। अगर
इस थीम को लेकर के आपने जो एसबीआईएन हमने डिस्कस किया था, अगर एसबीआईएन में हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप हैं, तो चाहे तो आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग एसबीआईएन में, पीएनबी बैंक में कर सकते हैं। ओके मैम, जैसे कि पीएसयू बैंक्स के अंदर आज अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है और हमारे पास लगातार सवाल भी बैंकिंग सेक्टर पर काफ़ी आ रहे हैं। जैसे कि भी बैंक ऑफ बड़ौदा पर लिया, आईडीएफसी पर लिया, एचडीएफसी पर लिया। इसमें एक खबर आई एफडीआई लिमिट की मैम, कि एफडीआई की जो लिमिट है वो बढ़कर 49% हो सकती है। अब क्या इसी खबर का इम्पैक्ट है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें ठीक ठाक एक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, और पीएसयू बैंक इस पर इसका क्या असर हो सकता है मैम? देखिए, सिर्फ एक ही दो, इसमें दो रीजन है। एक तो इनका जी। जो कासा है, जो जो बुक्स हैं, कम बैंकिंग की जो बुक्स है ना, इन बड़े बैंक्स में इम्प्रूव्ड है, तो वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है सबसे बड़ा। तो दूसरा, ये एफडीआई वाला जो ये न्यूज है, ये एक बड़ी न्यूज है। प्राइवेट हमारे पीएसयू बैंक, सब आप समझे कि इनमें बाहर की इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस जो ये एक इनफ्लो जो है, ये उसको इम्पैक्ट करेगा। तो यही चीज है जो कि आने वाले समय में इन स्टॉक्स में वॉल्यूम, पैसा, आई मीन इनफ्लो, इन सबको इम्पैक्ट करने वाला है। और ये दो रीजंस की वजह से पीएसयू पॉकेट जो है बैंकिंग में अच्छा भाग रहा है। और लेकिन अभी थोड़ा बहुत समय है, अगर आप स्टार्टिंग से आ गए थे या मिडवे से भी आए थे, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज की डेट में तो बनता है, क्योंकि फिर से कंसोलिडेशन जब रेंज आएगी, जब हम इंडेक्स लेवल पर इसको ट्रैक करेंगे, तो जब ये फिर से एक बार 8,000 के आसपास आए, तो फिर से जो लीडिंग बैंक्स है पीएसयू बैंक में, पीएसयू सेक्टर के, उनमें फिर से एंट्री के बारे में ढूंढे। बट आज की डेट में एसबीआईएन हो गया, ये सारे जो स्टॉक्स है ना, थोड़े प्रॉफिट बुकिंग लायक लग रहे हैं। जी। अच्छा मैम, एक बैंकिंग सेक्टर की ही एक और खबर भी आई कि बैंकों का मर्जर एक बार फिर से ये थोड़ा सा चर्चा में आया। जैसे 2017 में भी हमने देखा था कई बैंक मर्ज हुए थे। तो क्या अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी खबर है बैंकिंग सेक्टर के लिए, या फिर इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें दिखेगा? नहीं, देखिए, डूबित खाते समझते हैं ना, हम सभी लोग समझते हैं। तो जहां जी। पर ज्यादा प्रेशर हो सकता है, इट इज अ काइंड ऑफ अ रिवाइवल एक्ट, रिवाइवल अप्रोच है ये। जहां बैंक्स में हो सकता है कि कुछ बैंक्स जो है खराब परफॉर्म कर रहे हैं, तो अच्छे वाले बैंक्स के साथ उनको मर्ज करके बुक्स को अच्छे से मैनेज किया जा सकने वाली जो कोशिश है, ये एक पॉजिटिव न्यूज है। तो मैं इसको, अगर ये मर्जर फिर से होता है, डीमर्जर अगर होगा तो मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर ये मर्जिंग बरकरार रहती है तो ये ठीक है। मतलब ये इट्स अ पॉजिटिव न्यूज। ओके, पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है मैम, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल वैसे उसी शेयर पर है जिसका आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, शेयर इंडिया। शेयर इंडिया पर मैम तनुजा जी सवाल पूछ रही हैं कि क्या आज इसमें बाइंग की जा सकती है शेयर इंडिया में? नहीं, आज नहीं। मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि 155 वगैरह के आसपास ये फिर से मिलेगा, तब खरीदिएगा। ओके, तो तनुजा जी 155 के आसपास दोबारा से शेयर आपको देखने को मिलेगा, तब आप इसमें फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। अगला सवाल सुनील गुप्ता जी का है। सोनाटा सॉफ्टवेयर पर 412 रुपये पर इनकी बाइंग है। अभी पूछ रहे हैं मैम कि इसमें क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना चाहिए? सोना कितने की बाइंग बताया इन्होंने? 400? 412 रुपये मैम, फिलहाल लॉस में है ये। 412, ओके। जी। ओके, तो आप यहाँ पर आपका नजरिया देखिए, सिर्फ अगर एक महीने से कम का है, तो आप इसमें एक बार आज यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर 370 के भाव पर एवरेज आउट होगी। वो भी अगर आपके फंड्स अलाउ करें तो ही, अगर आपका है उतना एक्सेस फंड है, तो एक महीने के अंदर में आप यहाँ पर थोड़ा बहुत एवरेज करके एग्जिट पा सकते हैं। ये मैंने एग्जिट स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया है। एवरेज जी। करना सकते हैं तो ही करें, अदरवाइज आप इसको होल्ड कर लीजिए, जिसमें कि स्टॉप एज इट इज होल्ड कर लीजिए, आई मीन, जिसमें कि आपको जो स्टॉप लॉस है वो 345 का बनेगा। डीपर है आपकी बैंक के कंपेरेटिवली लगभग 12-13%, बट दैट इज व्हाट दिस नीड्स एज ऑफ नाउ। इसमें जो आपको एक एग्जिट मिल सकता है, वो लगभग 425 का एक एग्जिट भाव आपको मिल सकता है यहाँ पर। एंड दूसरा, अगर आप उसको रख पाए, तो लगभग 400, मोटा मोटा 450 तक ये जा सकता है। एवरेज करेंगे तो जल्दी एग्जिट मिल सकता है, बट बोथ द कंडीशंस, एवरेज करें या ना भी जी। करें, जी। 345 इज द स्टॉप लॉस। ओके, 345 स्टॉप लॉस रहेगा सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर, सुनील गुप्ता जी। अगला सवाल विमी गुप्ता जी का है। ये पूछ रहे हैं कि एम्पावर इंडिया, इनके पास शेयर्स हैं मैम। ये पूछ रहे हैं कि सेल करें या फिर होल्ड करें, लॉन्ग टर्म इनका व्यू है। ये स्टॉक ही 2 रुपए का है, इसका मार्केट कैप भी हाँ। छोटा सा है।
आपने क्या सोच के खरीदा है? आईटी हार्डवेयर, ठीक है। अब खरीदा तो खरीदा, अब ये महंगा भी उतना भी नहीं है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, कंपनी सिर्फ 220-25 करोड़ की है ये, आप क्यों रखना चाहते हैं इसको, पहले इस सवाल का जवाब ढूंढ लीजिए। और अगर इस सवाल का जवाब आपके पास में है, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अगर इस सवाल का जवाब आपके पास में है तो आप इसको रख लीजिए। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1 रुपये 60 पैसे का होगा। और सिर्फ टेक्निकल्स के बेस पर ही नहीं, फंडामेंटल्स भी अगर आप इसके देख रहे हैं तो कंपनी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर प्रॉफिट है, सेक्टर के 1/4 के मल्टीपल्स पर है। तो ये सारी कॉम्बिनेशन जो है कहीं ना कहीं अट्रैक्शन ला सकती है इन्वेस्टर्स का। तो 1 रुपये 60 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट अप्रोक्सीमेट 2.5 रुपए से लेकर के अप टू 3 रुपए, 3.5 रुपए तक। तो ये टारगेट के एक्सपेक्टेशन के साथ आप इसको रख सकते हैं। बट सवाल जरूर पूछिएगा अपने आप से कि आपको ये क्यों इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें। ओके, तो 1 रुपये 60 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको रखकर चलना होगा एम्पावर इंडिया में। लेकिन हाँ, आपको खुद से भी ये एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि जैसा कि वीएलए अंबाला मैम ने कहा कि आपने इसके अंदर जो पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट की, वो किस पर्पज़ से आपने की है। तो चलिए, अगला सवाल राजेश मालू जी का है। ये मैम पूछें कि सीडीएसएल बाय कर सकते हैं क्या? सीडीएसएल बाय कर सकते हैं क्या? आज ये लगभग 1.5% डिक्लाइन है। कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो बाइंग रेंज है, अच्छा एक चीज जरूर समझने की जरूरत है, ये थोड़ा बहुत और यहाँ से आपको कंसोलिडेशन पेस दिखाएगा। एकदम आपने लिया और एकदम से नहीं भागेगा, ये ऐसा नहीं होने वाला है इसमें। इट विल टेक योर टाइम। और कंसोलिडेशन फेज या रेंज, जिसको आप फेज में जो रेंज होगी वो लगभग 1510 से लेकर के 1600, और आज ये 1593 के पास में है। तो एक अच्छी खासी 80-90 पॉइंट की रेंज है, जो कि इसी रेंज में कुछ दिन आपको टाइम पास बोल लीजिए या फिर कंसोलिडेट करते हुए रहेगा। इसमें जो कंबाइंड स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रख करके चलेंगे वो 1/4, मैं एक आउटलुक दे रही हूँ आपको, 1470 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एंड टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं यहाँ पर आराम से, मतलब इजी टारगेट जिसको हम बोलेंगे, आप लगभग यहाँ पर 1750 से लेकर के 1900 तक के भाव आप देख पाएंगे। बट टाइम देना पड़ेगा। आज इन्वेस्टमेंट करने वालों को लगभग 3 क्वार्टर्स का व्यू तो लेकर के ही चलना पड़ेगा, तभी इसमें बात बनेगी। अदरवाइज आप इन पेशेंस हो जाएंगे इन बिटवीन। ट्रेड लिया, मतलब स्टॉक में पैसा लगाया, फिर बीच में परेशान होने वाला नजरिया ना हो, इसीलिए मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, तो 3 क्वार्टर तक का मैम नज़रिया इसमें लेकर चलना पड़ेगा सीडीएसएल के अंदर। अच्छा, सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल, दोनों में से आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी मैम? सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल? एनएसडीएल एक बार देख भी लेते हैं ना। अच्छा, जी। एनएसडीएल मैंने जब ये पोस्ट लिस्टिंग आई ट्रेडेड दिस, सो इट्स अ डिस्क्लोजर, एज ऑफ नाउ इट्स नॉट इन माय पोर्टफोलियो, अभी नहीं है। तो सीडीएसएल इसमें, क्योंकि सीडीएसएल। एनएसडीएल जी। में भी और नीचे का भाव आना बाकी है। ये ओके। ज्यादा कंफर्ट जोन देगा देखिए आपको आईपीओ के आसपास के प्राइस पर, लिस्टिंग प्राइस पर तो कम से कम आएगा। जी। पेशेंस रखेंगे तो आ ही जाएगा। अगर महंगा खरीद के परेशान रोने की जरूरत नहीं है, जी। अच्छा ही खरीद लीजिए, कम से कम आपका पैसा आपके पास में तो है। अगर आप महंगा खरीदेंगे फिर वो पोर्टफोलियो में दिखेगा, फिर आप परेशान होंगे, तो वो स्ट्रेस लेने की नीड नहीं होती। तो बेटर है अगर ये वापस से 950,000 के भाव पर मिले तो बेटर। अभी ये 1160 के पास में है, आज की डेट में लेना है तो आपको सीडीएसएल बेटर है। ओके, तो आज की डेट में कोई अगर ये चाहता है कि सीडीएसएल या एनएसडीएल किसको बाय किया जाए, अगर कोई कंफ्यूजन है, तो जैसा कि वीएलएम बाला मैम ने यहाँ पर बताया कि सीडीएसएल के साथ आप यहाँ पर जा सकते हैं। अब हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं मैम, कमल वर्मा जी। कमल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप और कहाँ से बात कर रहे हैं आप सर? मैं सर लुधियाना से बात कर रहा हूँ। मेरे पास एथर एनर्जी के 350 के भाव पे 32 शेयर्स है, और ये 2.5 महीने पहले की खरीद है। ठीक है। तो इस पे ना अभी मैंने पूछना था, इसे अभी मैंने रखना है कि बेचना है? क्योंकि 800 तक, 790 तक गया, उसके बाद ये 700 और 800 के बीच में ट्रैवल ही कर रहा है। जी ठीक है सर, तो आपका नज़रिया कितना है सर? मैं लॉन्ग टर्म पे इस पे सोच रहा हूँ, बट कुछ है ना, इसमें कंफर्मेशन मिल जाए ना कि ऑनवर्ड है या कोई गिरावट तो नहीं बन रही। ओके ठीक है। वैसे एथर एनर्जी पे अभी मैम से हमने डिस्कस किया था, लेकिन आपका सवाल आया तो एक बार मैम से पूछ लेते हैं। मैम, कमल वर्मा जी पूछ रहे हैं कि इनके पास एथर एनर्जी के 350 रुपये की इनकी बाइंग है। और ये पूछ रहे हैं कि काफ़ी टाइम से ये इसी प्राइस रेंज के आसपास यहाँ पर घूमता हुआ नज़र आ रहा है, 700 800 के बीच में।
तो अब इनको क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म व्यू ये यहाँ पर लेकर चल रहे हैं मैम? ओके तो देखिए, सबसे पहले तो आज पहली बात तो प्रॉफिट में ऑलमोस्ट डबल के, तो प्रॉफिट को बुक करिए। इसके बाद ये वापस से डिप में आता है ना 650 से के आसपास में, तो जो प्रॉफिट आपने इसमें से बनाया है उसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करिएगा। तो ये एक ओपिनियन है जो कि अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो ये आप स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो आज प्रॉफिट में है, इसको भुनाइए, इसको बुक करिए, और वापस डिप्स में उसी प्रॉफिट को, कैपिटल नहीं लगाइएगा इस बार, जो प्रॉफिट इसमें से आप ले रहे हैं उसी को री इन्वेस्ट कर दीजिएगा। अगर आपका नजरिया 2 से 3 साल का है, 2-3 साल में तो ये अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। ओके, तो आप प्रॉफिट बुक यहाँ पर इसमें कर सकते हैं, और जो प्रॉफिट आपके पास है उसे आप री इन्वेस्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। आगे आपको अच्छे इसमें क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आपको अच्छे खासे इसमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मैम। अगला सवाल हमारे पास आशीष मौर्य जी का है। ये पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र सीमलेस ये कहाँ तक और गिरने वाला है अभी, इसके बारे में जानना चाहते हैं ये। ओके। हम्म मेरे ख्याल से इसके उठने का समय आ चुका है, बट अलोंग विद दैट वी शुड सी सम मोर थिंग्स। देखिए, ये इससे ज्यादा आप इसको बस ज्यादा से ज्यादा 550 तक ही गिरता हुआ देख सकते हैं, इससे ज्यादा की इसमें जगह बची नहीं है। और ये मैं सिर्फ टेक्निकल के बेस पर ही नहीं, इसमें हम फंडामेंटल्स को बात करें तो यहाँ पर क्वार्टर में प्रॉफिट दिख गया है इस बार। तो ये फाइनेंशियल्स जो है, ऐसे गिरे पिटे प्राइस जब हो जाते हैं ना, और वहां पर अगर कंपनी प्रॉफिट दिखा दे तो ये अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है, और साथ में अगर आप महंगे ना हो तो दोनों तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो वहां से रिबाउंड के जो चांसेस हैं वो ज्यादा बनते हैं। एंड वंडरफुल थिंग दैट हैपेंस इन सच वे कि आपका जो रिस्क है ना वो बहुत छोटा सा हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा ये स्लाइड हो सकता है इन माय ओपिनियन 550 तक। अगर आप इसमें 520 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं तो आज से थोड़ा 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 सा आज बाय करिए ताकि आपकी ट्रैकिंग में रहे ये स्टॉक, और जैसे ही 300 550 के आसपास आए तो वहां पर आप और एक्सपोजर डाल सकते हैं इन माय ओपिनियन। रही बात कि हम इसमें टारगेट के एक्सपेक्टेशन क्या रखेंगे, पहले तो कंसोलिडेशन समझते हैं कि लगभग आज से कुछ हफ्तों तक ये आपको 550 580 इसी रेंज में देखने वाला है, तो परेशान नहीं होना है। लेकिन इसके बाद जब ये ब्रेकआउट करेगा तो सीधा आपको यहाँ पर 640 से लेकर के 730 तक के अच्छे भाव देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें जो ओवरऑल फेज आप मान के चले, ज्यादा नहीं, 3 से 4 महीने का ही आउटलुक रखे। जैसे ये टारगेट हो जाए पूरा प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइएगा। ओके, तो आशीष जी 520 रुपये का एक स्टॉप लॉस, और उसके बाद मैम की ये भी सलाह है कि आप चाहें तो स्टैगर्ड मैनर में यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आज से आप पैसा इसमें लगा सकते हैं। करंट लेवल से भी 550 के आसपास आता है तो आप इसमें और एड ऑन भी कर सकते हैं। अगला सवाल जावेद अख्तर खान जी का, ये मनी 9 के मेंबर है मैम। इनका सवाल सोना BLW पर है कि इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 438 रुपीज़ है, और इसमें अब ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए मैम सोना BLW में। ओके। आज तो ये 2% के लगभग गिरा हुआ है। एंड सोनोकॉम्स में डिस्क्लोजर में देना चाहूंगी, जस्ट लेट मी चेक द डेट वंस प्लीज। 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल में हमने इसमें बैंक रिकमेंडेशन दिया था 370 से 410 के पास में। एंड जो टारगेट्स थे इसमें वो मिल चुके हैं आई थिंक। तो ये आई मीन इट वाज अ कॉल फ्रॉम आवर साइड। तो ये एक एक्टिव कॉल है जिसमें कि जो सेकंड फेज के टारगेट है वो हिट होना बाकी है। फर्स्ट फेज टारगेट हिट हो चुके हैं। साथ में स्टॉक ऑप्शन में और फ्यूचर्स में भी ये रिकमेंडेशन अभी पिछले महीने भी हमने दिया था कॉल, बाइंग कॉल के लिए। सो दिस इज द डिस्क्लोजर। और अभी ये चल रहा है लगभग यहाँ पर 472 के प्राइस पर अप्रोक्सीमेटली। यहाँ से मेरा नजरिया यह है कि थोड़ा बहुत और कंसोलिडेशन फेज को एक्सपीरियंस करेगा। अगर बाइंग लेनी भी है तो आपका बाइंग भाव बढ़ना चाहिए 450 के आसपास में। तो 450 पर आए तो ही ले, अगर नहीं आ रहा है तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें, टाइम लगेगा, बट ये 450 के आसपास आएगा, वहां हम इसमें फिर से खरीदार बन सकते हैं। साथ में जो एक एवरेजिंग पॉइंट भी बनेगा, इसमें आपको थोड़ा सा ना स्ट्रेटेजिकली चलना चाहिए, जहां पर आपको एवरेज एक बार होने की जरूरत पड़ सकती है। होगा ही ये, पॉसिबिलिटीज कम है, बट लाइक हो सकता है, चांसेस कम है। तो अगर ये 420 के एक बार आसपास आए तो थोड़ा बहुत और एड ऑन कर लीजिएगा। कंबाइंड टू स्टॉप लॉस 390 इज मोर देन इनफ, बिकॉज अब जो मैं टारगेट आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ उसको यही जस्टिफाई करता है।
तो यहाँ आपको कम से कम 520 का एक पहला टारगेट मिलेगा इफ यू आर गेटिंग इनटू दिस स्टॉक एट 450 से लेकर के 420 की रेंज में। और यहाँ 520 के पहले टारगेट के बाद आप यहाँ आसानी से 570 भी आते हुए देख सकते हैं। मैं सिर्फ 2 क्वार्टर्स की बात कर रही हूँ। ओके, ठीक है मैम। अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल संजीत कुमार जी का है, ये भी प्राइम मेंबर हैं, मनी9 के मेंबर हैं। ये पूछ रहे हैं स्टाइलम इंडस्ट्री 2002 रुपए की इनकी बाइंग है मैम। अब इसमें आपका व्यू जानना चाहते हैं कि इसको क्या करें, होल्ड करके रखें, सेल कर दें, क्या करें मैम इसमें? आप मुझे एक बार स्टाइलम, ओके थैंक यू, जी आपने उसको स्क्रीन पर दिखा दिया है। ठीक है, 2000 कितने की बाइंग बताई इन्होंने? ठीक है, 2002 रुपए मैम। 2002 रुपए होल्ड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम अभी तो नहीं दिख रही है। यहाँ पर एक चीज और मैं देखना चाहूंगी इसके थोड़े से। ठीक है, ओके, आप इसको होल्ड करके बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ जो देखिए चांसेस बनेंगे आज की डेट से भी, अगर इनफैक्ट कोई फ्रेश बाय करना भी चाहे तो भी आज की डेट से यहाँ पर 2200 से लेकर के 2500 तक के भाव ओपन है, टारगेट हिट हो सकते हैं, पॉसिबल है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 1850 का मेंटेन करके चलना है, और ये होल्ड करने लायक है, फ्रेश करने लायक, फ्रेश बाइंग के लायक भी है। ओके, तो 1850 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप स्टाइलम इंडस्ट्रीज के अंदर मेंटेन करके चल सकते हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ चुकी हैं, स्वाति जी। तो स्वाति जी नमस्कार। स्वाति जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? स्वाति जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, स्वाति जी का सवाल हमारे पास मैम आ गया है। इनका सवाल नीवा जी, भूपा पर है, जालंधर से ओके, ये हैं। इनका सवाल है कि इनके पास नीवा भूपा के 500 शेयर हैं, 82 रुपीज़ के भाव पर है मैम, तो इसमें ये क्या कर सकती हैं? मुझे लगता है स्वाति जी ने पहले भी ये सवाल मुझसे ही पूछा है, कहाँ पूछा मुझे याद नहीं आ रहा है। जी देखिए आप अभी इसमें बने रहिए, मैंने जो स्टॉप लॉस दिया है वो 71 का दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या मुझे जहां तक याद आ रहा है 71 के साथ में इनफैक्ट मैंने आपको एवरेजिंग भी दिया था। तो बाय द वे, अगर आप आज की डेट में इसमें नजरिया देख रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा बहुत ऐड करके चल सकते हैं। कंबाइंड स्टॉप लॉस 71 का होगा। एवरेज टारगेट जो हम यहाँ पर देखेंगे वो 80 ऑनवर्ड्स अप टू 84 एंड 87 के होंगे। ये एक रिवाइज टारगेट्स हैं जो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसके बाद भी आप इसको चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक रीबाउंड की पॉसिबिलिटीज है। द ओनली थिंग कि इस स्टॉक में क्यों थोड़ा सा स्लो मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, वो है इसकी वैल्यूएशन। सेक्टर जो है ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री 65 के मल्टीपल्स पर है, लेकिन ये स्टॉक 90+ के मल्टीपल्स पर है। तो यही एक ऐसा रीजन है जो, और साथ में इसमें प्रॉफिट नहीं आया है अभी, तो ये ऐसे ही रीजंस है जिसकी वजह से स्टॉक पिकअप नहीं कर पा रहा है, और ये फंडामेंटल कंसर्न्स है। तो सिर्फ टेक्निकल के बेस पर ही नहीं, आपको ये चीजें देखनी होती है कि क्या स्टॉक अपने प्राइस को, जो आज हम प्राइस देख रहे हैं, उसको जस्टिफाई इसके फंडामेंटल्स कर रहे हैं, तो वो अभी कर नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए इसमें हमें स्लो मूवमेंट मिलेगा। ओवर एक्सपोज मत होइए, जो है उसी को एग्जिट प्लान करने की कोशिश करिए, बस थोड़े बहुत एवरेज से। ओके, तो स्वाति जी, आपसे लाइव बातचीत नहीं हो सकी, लेकिन आपका सवाल हमें यहाँ पर मिल गया था। जैसा कि वीएलए अम्बाला मैम ने बताया कि नीवा भूपा में स्टॉप लॉस 71 रुपीज़ का आप लेकर चल सकते हैं, और एवरेज टारगेट जो इसमें है वो 80, 84, 87 तक के आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। रिबाउंड की पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैम, इसमें अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो क्या आपको पोटेंशियल नज़र आता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर के अंदर क्या इनमें तेज़ी देखने को मिलेगी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर? देखिए क्वार्टर्स, मैं अगर एक स्टॉक को पिक करना चाहूँ तो जी। मजबूती यहाँ पर स्टॉक वाइज होगी सिमरजीत जी। ऐसे नहीं है ओके। कि मतलब सबको ही नहीं भागेंगे, जिसको जितना, क्योंकि वैल्यूएशन जो है इस इंडस्ट्री, ये भी एक सर्विस इंडस्ट्री है ना। जैसे कि अभी हमने म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक्स की बात की, तो जी इट्स नॉट काइंड ऑफ अ डिलीवरेबल जैसा कुछ नहीं है ना। तो इस सर्विस इंडस्ट्री में ये बहुत ही मैटर करता है कि आपको जो स्टॉक आप पिक कर रहे हो उसके फंडामेंटल्स एक्सट्रीमली अच्छे होने ही चाहिए, अदरवाइज पिट जाएगा स्टॉक। तो आज की राइट। डेट में अगर मैं बात करूं ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर में, तो पॉलिसी बाजार की जो पोजीशनिंग है मुझे पसंद आती है। और जो ओके। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो क्लाइंट जो बढ़ रहा है साथ में, और ये अवेयरनेस और बढ़ेगी, इट्स नॉट गोइंग टू रिड्यूस। इन माय बिल्कुल। फैमिली में मेरे पर्सनल अनुभव से बता सकती हूँ,
इंश्योरेंस को जितना इग्नोरेंस हमारे माता पिता या फिर हमारे दादा दादी जी कर चुके थे, आज की जनरेशन वो रिस्क ले ही नहीं सकती। इफ दे कैन राइट। अफोर्ड, दे विल ट्राई। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट रहेगा और आगे भी रहने वाला, इट्स नॉट गोइंग टू रिड्यूस। नाउ वैल्यूएशन वाइज अगर मैं बात करूं तो कंपनी बहुत ज्यादा, अगर हम देखें पॉलिसी बाजार की मैं बात कर रही हूँ, तो सेक्टर का आउटलुक तो हमने डिस्कस किया कि ये बढ़ेगा, जी। कम नहीं होने वाला है। हम्म। और अगर पॉलिसी बाजार की बात करूं तो ये कंपनी मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल पिक। बाय प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और हालांकि जो मल्टीपल्स है वो महंगे हैं, लेकिन जी। अभी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें कि ये एक अच्छा मूवमेंट कर सकती है। एंड ग्रेजुअली इट्स अ मिड कैप कंपनी, तो यहाँ हम्म। पर रीबाउंड के जो चांसेस हैं, एक सेफ पॉकेट फ्रॉम इंश्योरेंस सेक्टर, ये लगती है मुझे। तो अगर पर्सनल इंश्योरेंस वगैरह की या जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो जी। पॉलिसी बाजार आज के डेट में खरीदने लायक स्टॉक लगता है। बस आप इसको ऐसे समझे कि आप इसको अपने इंश्योरेंस के खर्चे निकालने हैं आपको, ऐसे समझ के जब आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं 3-4 साल के लिए, तो ये अच्छा जी। उम्दा परफॉर्म कर सकता है। ये स्टेटमेंट देना जरूरी था ताकि आपके इंश्योरेंस के जो खर्चे हैं, ऐसे ही कुछ स्टॉक्स निकाल सकते हैं। तो इसमें से ये एक बिल्कुल। है। और आज ये 1800, 1700, 1820 के आसपास, 1810 के आसपास रेंज में चल जी। रहा है। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज कि अगर ये 2200 इसी साल निकाल दे, हम्म। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर, दिसंबर की बात ओके। नहीं कर रही हूँ, इसी हम्म। फाइनेंशियल ईयर में निकाल दे, और इसके बाद ये 2500 के भाव के लिए भी तैयार हो रहा है, सिर्फ कुछ क्वार्टर्स की ही बात है। रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लगभग 1600 का क्लोजिंग बेस पर मेंटेन करके चल सकते हैं। बट इट्स ये खरीदने लायक है, इसको खरीद लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो पीबी फिनटेक को खरीदा जा सकता है यहाँ से। आपको इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2000 रुपये तक के भी आपको टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं, और आगे 2500 तक का भी लेवल इसमें आप देख सकते हैं। 1600 रुपये का अगर आपके पास पीबी फिनटेक है तो 1600 रुपये का एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास साक्षी पाल जी का है। इनका सवाल मैम पूनावाला फिनकॉर्प पर है। पूनावाला के 570 के प्राइस पर इनकी बाइंग है। अभी पूछ रहे हैं व्हाट टू डू मैम, 15% लॉस में है ये। एक मिनट, तो मुझे भी देखने दीजिए मैंने पूना वालों को कितने पर रेकमेंड किया है। जी। मेरी भी बाइंग यहाँ पर 510 की है, और 460 का था स्टॉप लॉस। तो क्या अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है या टारगेट? 27 अक्टूबर की बात है ये। ओके, तो ना तो इसमें भी टारगेट हुआ है ना स्टॉप लॉस। सो सिमरनजीत जी, डिस्क्लोजर 27 अक्टूबर को ये एक एक्टिव कॉलम मैंने इनिशिएट कराया था 510 के ओके। पास में। 575, 460 वर्थ द टारगेट्स, जो कि अभी हिट नहीं हुए हैं। सो ये शेयर करने के साथ साथ अब इसका आउटलुक एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये 460 के एसएल को शायद ये ट्रिगर्ड कर दे, बट अभी तो हमारा टारगेट एसएल तो नहीं हुआ है। तो अगर आप फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा जी। सा नीचे के भाव का वेट कर लीजिए, नीचे के लेवल्स का वेट कर लीजिए, ताकि आपको एक अच्छा रेट मिल जाए। तो मेरे हिसाब से अभी ये आपको 450 और 460 की रेंज में मिल सकता है, तो वेट कर लीजिए। ओके, ठीक है मैम। तो चलिए, ये तो हमारे जो दर्शकों के सवाल हमारे पास आ रहे थे, हमने उस पर बातचीत करी। हालांकि कई सवाल हमारे पास रह गए हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि अगले अपने प्रोग्राम में सवाल लें। लेकिन इस वक्त वक्त हो गया है हमारा अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने का, और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है बजिंग स्टॉक्स। तो बजिंग स्टॉक्स में हम उन स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जिन पर कुछ नया डेवलपमेंट है, कोई खबरें हैं, कोई रिजल्ट हैं, जिनमें आज हलचल देखने को मिल रही है। और इसमें पहला नाम रहने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो क्या अपडेट है ये आपको बताते हैं। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस जियो ने गूगल के साथ एक पार्टनरशिप की है, और जियो यूजर जो हैं उन्हें फ्री जेमिनाई AI प्रो की सर्विसेज यहाँ पर दी जाएंगी। ये बिल्कुल आपको फ्री में यहाँ पर मिलने वाली हैं, और ये जो सर्विसेज हैं आपको वो 18 महीनों तक फ्री मिलेंगी। इसके अगर प्लान की कीमत देखी जाए तो वो 35,000 रुपये के आसपास हैं, जो कि रिलायंस जियो बिल्कुल फ्री देने वाला है। इसके अंदर आपको अनलिमिटेड चैट, 2 TB क्लाउड स्टोरेज, वीडियो इमेज जनरेशन जैसी यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। इसके अलावा एक और खबर थी, खबर ये कि बोफा ने कल ब्लॉक डील में 44 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं यहाँ पर, और 1475 रुपए के भाव पर करीब करीब 3 लाख से ज़्यादा शेयरों की यहाँ पर खरीदारी की गई है। तो मैम, आपसे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हालांकि आपने बातचीत की कि इसमें 1525 के जो लेवल वो क्रॉस करने ज़रूरी है,
तभी निफ्टी हाई बनाता हुआ नजर आएगा। तो फिर भी आपका एक व्यू चाहेंगे मैम रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कि कोई अगर फ्रेश बाइंग इसमें करना चाहे तो किस लेवल पर कर सकते हैं? देखिए इसी लेवल पर कर सकते हैं। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि एक सेकेंड, यस, रही बात रिलायंस की, तो रिलायंस को आप सिर्फ एक बिजनेस के तौर पर आज मत देखिए। रिलायंस, मुझे एक्सप्लेनेशन, इसको एक्सप्लेन करने का मौका दीजिएगा सिमरनजीत जी। जी जी देखिए मैम। जैसे टाटा के हर बिजनेस अलग अलग हैं, है ना। अभी तो उन्होंने मोटर सेगमेंट में से भी पर्सनल अलग कर दिया, कमर्शियल अलग कर दिया। रिलायंस में वो जो बिखराव है ना, वो जो डिमर्जर्स हैं, वो होने बाकी है। तो आज अगर आप रिलायंस के इन्वेस्टर या रिलायंस के शेयर होल्डर बनते हैं, सीधी सीधी भाषा में अगर आप आज एक रिलायंस के शेयर होल्डर बनते हैं, तो इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंटली बात जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, एक ही बार इससे पहले और क्या है, आज ये सेकंड टाइम भी है, इंडिया जो कि यूएस और चाइना जैसे अपने आईटी में सक्षम नहीं है। मुझे ये कहते हुए दुख तो हो रहा है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो रिलायंस इज समथिंग जो कि एफिशिएंट है, या तो टाटा एफिशिएंट है या फिर रिलायंस। तो टाटा इसमें कुछ कर नहीं रहा है एक्टिवली, बट रिलायंस जो है एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रहा है इंडियन के आईटी एआई इन सेक्टर्स को लेकर के। यानी अगर मैं बात करूं कि इसमें कितनी ग्रोथ हो सकती है रिलायंस ओवरऑल कंपनी में, तो यूजर बेस जो इंडिया का है, हम वर्ल्ड के सबसे बड़े यूजर हैं। आईटी सेक्टर को लेकर के बात कर लीजिए, एआई को लेकर के कर लीजिए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हमारे वजह से सक्सेस हो गए। तो वो चीज का जो एडवांटेज है वो रिलायंस के शेयर होल्डर्स को मिलेगा, वन थिंग। दूसरा, यहाँ पर जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, अब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो नए नए बिजनेसेस जो आ रहे हैं, एआई वाले, आईटी वाले, इंडिया का खुद का कोई आईटी डोमेन इस तरह का नहीं है जैसे यूएस में खुद के हैं। तो इन सब चीजों में जब ग्रोथ मिलेगी तो ये कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकती है। बट सेइंग दिस, मुझे लगता है कि फ्यूचर में जैसे जियो फाइनेंशियल अलग हो गया, तो जैसे जैसे नए नए वेंचर्स, नए नए बिजनेस डोमेन्स इसमें आएंगे, फ्यूचर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये अलग होकर के लिस्ट होंगे। एंड दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ द रिलायंस करंट शेयर होल्डर्स। तो अगर आपका नजरिया इस चीज को लेकर के बहुत ही क्लियर है, तो आप इसको आज के भाव पर भी खरीद सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो टारगेट देगी ही, मतलब उसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं लगता है। बट साथ में जो इसकी डीमर्जर्स होंगे ना बाद में अलग अलग डोमेन्स के, वो भी एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी बनेगी इन्वेस्टर्स के लिए जो आज इसमें बनते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें पैसा लगाने की सलाह है दोनों ही एस्पेक्ट में। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के टारगेट की ही बात करें, मिलने के चांसेस है वो तो मिलेंगे ही, लेकिन फ्यूचर में भी आपको इसमें एक बड़ा फायदा मिलेगा, तो इसमें इन्वेस्टेड रहने की सलाह होगी। ठीक है मैम। तो चलिए अगला बजिंग स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। दरअसल इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए हैं। क्वार्टर 2 में पेट 36% की ग्रोथ रही है। रेवेन्यू में 11.5% के आसपास की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा 31% के आसपास की ग्रोथ और मार्जिन में 20.8% रहे। यूनाइटेड स्पिरिट्स मैम, ये आपको कैसा लग रहा है, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं मैम यूनाइटेड स्पिरिट्स के? आज के, जी, गैप अप ओपनिंग हुई है अच्छी खासी, तो उसकी वजह से ये अभी आपको एक गैप है जो भरना बाकी है। तो मेरे हिसाब से इसमें खरीदार बनिए, लेकिन थोड़े से लोअर रेट पर, थोड़े से कम प्राइस पर। ये अभी 1435 पर है, एंड आपको वापस से इसमें ना 1410 के आसपास एंट्री मिलेगी, वहां पर इसको खरीदा जा सकता है विद कॉन्फिडेंट, जिसमें कि विद कॉन्फिडेंस, जिसमें कि आपका जो स्टॉप लॉस है, आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें 1320 का, 1320 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। इसमें आप टारगेट की एक्सपेक्टेशन जरूर रखें, अप्रोक्सीमेटली 1530 से लेकर के आप मान के चले कि आपको यहाँ पर 1600 के भाव आ सकते हैं। तो रिजल्ट पॉजिटिव है। टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो थोड़ा सा महंगा है, इसलिए डिप का वेट कर लीजिए। ठीक है, डिप का वेट करें। तो चलिए अगला बजिंग स्टॉक हमारा है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया पर मैम आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है इसमें मैम। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तो थोड़ा एक दिन चला था, उसके बाद ये स्लाइड हो गया। जी एंड वोडाफोन आइडिया आप ही के शोज में, मतलब मनी 9 के शोज में, मुझे याद है 7.5 से बाइंग रेकमेंड मैंने किया था, जिसमें कि 9.50 रुपए, 10 रुपए, 12 एंड 14 रुपीज के टारगेट हैं। तो दो तो हो गए, दो बाकी है। अब इसमें फ्रेश बाइंग के लिए ना थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी तुरंत बाय मत करिए। चांसेस हैं कि ये थोड़ा सा और स्लाइड हो सकता है, जिसमें कि आपको वापस एक एंट्री मिलेगी लगभग लगभग 8 रुपए का, मान के चल सकते हैं, जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो 7 रुपए 60 पैसे का क्लोजिंग बेस्ड पर स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर आप फ्रेश बाइंग का प्लान कर रहे हैं, थोड़ा और रुकिए, 8 रुपए के आसपास इसमें एंट्री मिल सकती है।
ठीक है। अगला बजिंग स्टॉक बंधन बैंक है। बंधन बैंक के भी Q2 के रिजल्ट आए हैं। इसमें जो पेट 88% तक डाउन है इसका, और एनआईआई इसमें 12% तक की गिरावट रही है। मैम बंधन बैंक क्या आप रेकमेंड करेंगे इसमें एंट्री की, या जिनके पास है वो क्या करें? देखिए, जिनके पास है आज की डेट में प्राइस इस तरह का है कि आप चाहें तो एक एग्जिट प्लान कर सकते हैं। फ्रेश बैंक लेनी है तो 140 145 के आसपास ही लीजिए। फिलहाल के लिए इसमें से एग्जिट बनता है, क्योंकि जो मेजर जो चीज होती है वो प्रॉफिटेबिलिटी होती है। प्रॉफिट है तो वैल्यूएशन की बात होती है, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो वैल्यूएशन की बात ही नहीं आती। तो फिलहाल यहाँ जी। पर जो है ये सेक्टर से महंगा तो है ही, सो दैट्स अ नेगेटिव थिंग। दूसरा, प्रॉफिट भी नहीं है, दैट्स अ नेगेटिव थिंग। और टेक्निकल चार्ट पर भी स्ट्रांग नहीं है, तो तीनों ही एस्पेक्ट्स पर ये फिलहाल वीक है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल अगर आप हैं तो एग्जिट करो, और अगर फ्रेश बाइंग का प्लान कर रहे हो तो 140 145 के पास में खरीदार बन सकते हैं, अभी नहीं। ओके, ठीक है मैम। अगला भी रिजल्ट है इसमें स्विगी का। स्विगी का जो नेट लॉस है वो 1092 करोड़ रुपए रहा है, और रेवेन्यू में रेवेन्यू अप है इसका 54% के आसपास। स्विगी मैम आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, स्विगी ने जो टेक्निकल अगर बेस की बात करें तो इसने एक सपोर्ट तोड़ दिया है। मेरे हिसाब से आप इसमें मैक्सिमम अगर आप इसमें देख रहे हैं तो आप इसमें 385 तक ही इसमें वेट कर सकते हैं। अभी 410 पर है। इसका एक सपोर्ट जोन क्यों बनता है ये वो भी बता देती हूँ। जो इसका आईपीओ वाला डे था, आईपीओ वाले दिन के पास इसका जो लो बना है वो 385 के आसपास का ही है। सो एक बार हो सकता है कि ये 385 से वापस रिबाउंड हो, तो आप यहाँ पर एक बार इसको टेस्ट जरूर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फ्रेश बाइंग की बात कर रहे हैं तो इसमें ब्रेकआउट पर ट्रेड करना ज्यादा सेफर होगा, रादर कि हम इसमें अभी जंप इन करें। तो मेरे हिसाब से आप इसमें वेट कर लीजिए। फ्रेश बाइंग का व्यू है तो आप यहाँ पर 435 के ऊपर ही कोई फ्रेश आउटलुक बनता है, उससे पहले नहीं। और अगर आप पहले से हैं तो 385 शुड बी द स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस पर। ओके, ठीक है मैम। ये थे हमारे आज के कुछ बजिंग स्टॉक्स जिन पर हमने मैम से बातचीत करी। अब वक्त हो गया है अगले हमारे सेगमेंट की तरफ बढ़ने का, और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है वह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ में सबसे पहले हम बात करेंगे लेंसकार्ट के आईपीओ की, जो आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। आप 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक इसमें बोली लगा सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम 14,874 रुपए इसमें एक लॉट के लिए इन्वेस्ट करने होंगे। इसमें फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों का पार्ट है, और एंकर इन्वेस्टर से भी इशू को यहां पर शानदार रिस्पॉन्स मिला है। 147 एंकर इन्वेस्टर्स ने 3,268 करोड़ रुपए यहां पर जुटाए गए हैं, और एंकर निवेशकों से कुल 68,000 करोड़ रुपए के आसपास की बोलियां मिली थी। कुल बोलियों में 52% जो योगदान रहा है वो एफआईआईज का रहा है, जिसमें ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, नोमूरा, और इसके अलावा घरेलू अगर निवेशकों की बात करें तो एसबीआई, आईसीआईसी, प्रू इसमें शामिल रहे हैं। तो मैम पहले आपसे लेंसकार्ट आईपीओ के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि ये इस वक्त सुर्खियों में है, और अपनी वैल्यूएशन को लेकर जो कि 235x के अराउंड इसकी वैल्यूएशन है। तो मैम क्या इसका हाल कहीं पेटीएम जैसा तो नहीं हो जाएगा कि पेटीएम के जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने पेटीएम में पैसा लगाया था पेटीएम के आईपीओ में, वो अभी तक वापस उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाए हैं? तो आप इसकी वैल्यूएशन कैसे देखती हैं लेंसकार्ट की? देखिए, इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट दे रहा है एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें आप सिर्फ और सिर्फ तभी ही पैसा लगाएं अगर आपके पास में एक्सेसिव फंड्स है। इफ यू आर हैविंग अ लिमिटेड फंड्स जो कि आपको बहुत सोच समझ के लगाने हैं, तो ये उसमें से एक कंपनी नहीं बनती इन माय ओपिनियन। और दूसरा चीज, अगर आप इसमें आज की डेट में, क्योंकि इसमें 75% क्यूआईबी है, तो जी। क्यूआईबी का डेटा आप जरूर देख लीजिए। अगर क्यूआईबी इसका लास्ट आईपीओ सब्सक्रिप्शन डे पर मोर देन, आई मीन इन बिटवीन द रेंज 1.5 से लेकर के 2x तक अगर ये सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, देन हैप्पीली आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सेसिव फंड है और आप लगा रहे हैं तो। बाकी एक सेफ इन्वेस्टर को तो मेरी सलाह फिलहाल नहीं है। बेशक इसमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग हो जाए, लेकिन जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो इन माय ओपिनियन इसको अवॉइड करें। अगर आपके पास फंड्स कम है, एक्सेसिव है, तो लास्ट डे पर क्यूआईबी का डेटा जरूर देखें। अगर वो 1.5 गुना से 2 गुना के बीच में ओवर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लीजिएगा।
ओके, तो मैम एक अच्छे कंज्यूमर ब्रांड्स के लिए जो है वो रेशियो कितना होना चाहिए, मतलब कि जो ईवी एबिटा इसमें रेशियो हम मान ले, जो कंपनी के हम कहें कि मुनाफे के मुकाबले जो उसका कुल वैल्यू होता है, वो एक अच्छे ब्रांड के लिए कितना होना चाहिए जिसमें रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगा सकें? देखिए, नई कंपनीज में अगर न्यू एज कंपनी की बात करें तो इसका एक प्रोडक्ट लाइन भी समझ लीजिए। टाटा आईवेयर को अगर हम छोड़ दें, टाइटन आईवेयर को अगर हम छोड़ दें, तो इसका कोई ऐसा पीर कंपैरिजन है ही नहीं। इसमें कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लोकल मार्केट है। तो उस लोकल मार्केट के उस बिजनेस सेगमेंट को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और ऐसी न्यू एज कंपनी में जब आप पैसा लगा रहे हैं तो 2 गुना से ज्यादा की जरूरत नहीं है। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो इस वैल्यूएशन के साथ भी जो हम दूसरी चीज यहाँ पर देख रहे हैं, इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो स्टेबल नहीं है। अभी अभी की जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है, इन्होंने कुछ अपनी एसेट सेल की थी म्यूचुअल फंड में, उसमें प्रॉफिट बुक किया तो वो जंप इन बिक गया। एक्चुअल में देखा जाए तो वहां पर प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस ऑपरेटिंग वाला प्रॉफिट नहीं है, इन्वेस्टिंग वाला प्रॉफिट है। तो इन माय ओपिनियन वहां पे प्रॉफिट इस कंपनी में एज ऑन डेट ऐसा प्रॉफिट नहीं है जिसके ऊपर बेट लगाया जा सके। ठीक है मैम, तो चलिए अगला आईपीओ ओरकला इंडिया, इसका आखिरी दिन है आज बोली लगाने का इसके अंदर। इसमें अब तक देखा जाए 2 दिन के अंदर जो सब्सक्रिप्शन है वो करीब करीब 3 गुना के आसपास आ चुका है 2 दिन के अंदर। और अभी तक अगर सुबह 11:30 बजे तक का डेटा देखें तो करीब करीब 6 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन इसमें OFS पूरा का पूरा जो है 100% OFS इसमें रहने वाला है। तो मैम इसमें क्योंकि 100% OFS है, तो क्या रेकमेंड करेंगी आप इसमें रिटेल इन्वेस्टर को पैसा लगाने के लिए? देखिए, जनरली मैं ऑफिस को रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि ऑफिस का पैसा है कि आपके जो प्रमोटर्स हैं, जो पुराने कंपनी के इक्विटी होल्डर्स हैं, उनको एग्जिट दिया जा रहा है। बस पैसा कंपनी की ग्रोथ में नहीं लगेगा। सो दैट शुड बी द हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर जब आप आईपीओज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ओएफएस है या प्रेस इशू है, वो जरूर देखना है। तो ये ओएफएस है कंप्लीटली। इसमें सिर्फ पैसा लगाने के लिए जो मैंने हाँ बोला है, मतलब एक्चुअली इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है आईपीओ के थ्रू। एक तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में कि आपका 5 से 10% की रेंज की प्रीमियम लिस्टिंग की ही अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो यू कैन कंसिडर इट। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन इससे ऊपर की है तो फिर आप इसको अवॉइड करिए। दूसरा चीज जो इसकी ब्रांड पोजीशनिंग है, जब हम मार्केट में जाते हैं तो MTR हुआ, ईस्टर्न हुआ, ये सारे एक अच्छे ब्रांड पोजीशनिंग है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी इनका नाम है। बट अभी जिस तरह से FSSAI की जो नई चेंजेस आ रहे हैं पॉलिसीज को लेकर के, हो सकता है फूड इंडस्ट्री में काफी सारे चेंजेस हमको आने वाले समय में देखने के लिए मिले। एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया फॉर दिस। अगर ये चेंजेस बनते हैं तो इनकी जो ऑलरेडी हिट रेसिपीज है, उन रेसिपीज में हो सकता है कि चेंज करना पड़े। तो ये एक बड़ा R&D का खर्चा पड़ेगा इस कंपनी के आने वाले समय में। एडेप्शन अगर ये कर पाते हैं इस चीज को लेकर के तो ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं इन सब चीजों को एक दिशा में देखूं कि कंपनी बहुत पुरानी है, मार्केट के टेस्ट को समझती है, हर रीजन को समझती है, और अलग अलग अगर हम बात करें तो इसकी जो पोजीशनिंग है वो भी ठीक ठाक है, इसमें पैसा लगाया जा सकता है। इनफैक्ट आप इसको थोड़े समय के लिए रख भी सकते हैं। और अगर आप इसको सेकेंडरी मार्केट में होल्ड करना चाहते हैं तो आपका नजरिया कम से कम आप मान के चले कि आप इसको 2 से 3-4 क्वार्टर का समय दे दें। रही बात, अगर ये आपके इश्यू प्राइस के प्राइस बैंड में ही लिस्ट होती है, मान लेते हैं कि 690 695 से 750 के रेंज में ही अगर ये कहीं पर लिस्ट होती है, तो उस कंडीशन में अगर आपका नजरिया आप इन्वेस्टिंग वाला, होल्ड करने वाला बना रहे हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस 610 पर मेंटेन करके चलें, जिसके अगेंस्ट में 800 850 एंड 900 तक के भाव हमको डाउन द लाइन 3-4 क्वार्टर के अंदर दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रीमियम लिस्टिंग 5 to 10% की एक्सपेक्टेशन है, लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट, जो रीजंस मैंने आपको दिए हैं, वैल्यूएशन फ्रंट पर, कंपनी की ब्रांड पोजीशनिंग फ्रंट पर, इनकी ऑलरेडी जो इनकी रिसर्च R&D ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है मार्केट के टेस्ट को लेकर के, उस चीज का अगर आप इनको एडवांटेज की कंसिडर करें तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय मनी9 को देने के लिए और मनी9 के व्यूअर्स को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच सिमरनजीत जी। थैंक यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।